गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट से टॉपिक लेकर आया हूं और आप लोग मुस्कुराते हुए हमारे टॉपिक को पढ़िए, एकदम टेंशन फ्री। आज का जो हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स से है और जेनेटिक अपने आप में इंटरेस्टिंग भी एक विषय है और इंटरेस्टिंग हर पॉइंट इसके होते हैं। बहुत इंजॉय से जेनेटिक पढ़ा जाता है। जेनेटिक आपको टफ जरूर लगती है लेकिन इससे आसान कुछ भी नहीं, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से या प्लांट से या किसी लिविंग से ये डायरेक्टली अटैच होती है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट अपने आप जगता है या इंटरेस्ट जगता चला जाता है और हम पढ़ते चले जाते हैं। हम लोगों ने जेनेटिक्स में मेंडल के बारे में पढ़ा कि उनकी हिस्ट्री क्या थी और मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया और किस प्लांट को लिया और कितने कैरेक्टर को इन्होंने चूज किए। अब आज हम पढ़ेंगे कि जो जेनेटिक में जो शब्दावली उपयोग की जाती है, जो टर्मिनोलॉजी उपयोग की जाती है, उसका अगर आप अर्थ जान जाएं और उन वर्डों की मीनिंग जान जाएं और उनका वर्क जान जाएंगे तो जेनेटिक आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है, बहुत इंजॉयफुल और आसान होने वाली है। बस आप तैयार हो जाइए कॉपी और पेन लेकर के। चलिए मेरे साथ आज पढ़ते हैं जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी। जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी जो हम टर्म इस्तेमाल किया करते हैं, तो हम जानते हैं जब भी जेनेटिक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कल्पना क्रोमोसोम की करते हैं, गुणसूत्र की करते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है बच्चों? क्रोमोसोम एक हमारे जेनेटिक कैरेक्टर के लिए कैरियर का काम करता है, वाहक का काम करता है। जैसे किसी भी सामान को ढोने के लिए या किसी भी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं? अगर वो नहीं चल सकता है, असक्षम है या हाथ पैर नहीं है या ऐसी कोई विधि है जो जा नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं, किसी वाहन का सहारा लेते हैं, किसी कैरियर का सहारा लेते हैं और वो लेकर के उसको जाता है। ठीक इसी प्रकार जब भी हम जेनेटिक की बात करते हैं तो क्रोमोसोम सबसे पहले आता है, क्योंकि यही कैरेक्टर को अगली पीढ़ी में लेकर जाता है। तो सबसे पहले बेटा हम टॉपिक पढ़ेंगे, देखेंगे जीन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? जीन। जीन क्या होता है? देखिए, जीन जो होता है गुणसूत्र पर या क्रोमोसोम पर लगे होते हैं। देखिए, मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है बेटा? ये क्रोमोसोम है और इन पर लगे हैं, ये जो मैं लगा रहा हूं इनको क्या कह लीजिए? जीन कह लीजिए। क्या कह लीजिए? जीन। और जो जीन होते हैं वो किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। जो जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। जीन क्रोमोसोम पर लगे होते हैं। जब गुणसूत्र अगली पीढ़ी में जाता है तो यही जीन उसके साथ चले जाते हैं और इनमें जेनेटिक कैरेक्टर, बपौती लक्षण या पूर्वजों के लक्षण इनके अंदर क्या होते हैं? संचित होते हैं और अल्टीमेटली ये सभी प्रोटीन के बने होते हैं। ये हो गया हमारा जीन। दूसरा टॉपिक आता है बच्चे क्रॉस। क्या आता है? दूसरा टॉपिक हमारा आता है क्रॉस। क्रॉस क्रॉस क्या होता है? देखिए, जब कोई मेल और फीमेल आनुवांशिक रूप से या लिंग के रूप में आपस में मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रॉस। जैसे सपोज दैट कोई मेल है, कोई फीमेल और एक मेल और एक फीमेल, XY और XX। जब इनका क्रॉस होगा, लिंग के रूप में मिलेंगे, तो ये ऐसे XX हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? XX। ये हो जाएगा XY और ये हो जाएगा XY। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस। क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल। ये इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस कहते हैं। अब थर्ड पॉइंट के लिए चलिए बच्चों,
जैसे कह दिया जाए एलील, थर्ड पॉइंट में क्या कह लीजिए, एलील या एलील्स, इसको हम एलीलोमॉर्फ भी कहते हैं, एलीलोमॉर्फ भी कहते हैं। एलील को हम एलीलोमॉर्फ भी कहते हैं। एलील क्या होता है? एलील इज द टू अपोजिट ग्रुप ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील, मतलब दो विपरीत जीन के समूह को एलील कहते हैं। एलील इज द टू अपोजिट ग्रुप ऑफ जीन। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टू अपोजिट ग्रुप, टू अपोजिट जीनों का क्या है? समूह है। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉल कैरेक्टर है, ये स्मॉल कैरेक्टर है, तो टॉलेस्ट और डॉर्फनेस के कैरेक्टर हैं, ये अपोजिट हैं दोनों, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। जैसे हम कह लें कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या है? एलील है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या? एलील है। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये क्या? एलील है। तो ये सब क्या है? एलील है, इनको हम एलोमॉर्फ भी कहते हैं। याद रहे बच्चों, जैसे ये अगर लिख दे कोई तो ये एलील नहीं है, ये टू अपोजिट ग्रुप ऑफ जीन नहीं है, ये सेम ग्रुप ऑफ जीन है, इसलिए इनको हम एलील नहीं कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा टर्मिनोलॉजी कह रही है बच्चों, उसमें आता है फिनोटाइप। फोर्थ कैरेक्टर को लाते हैं क्या? फिनोटाइप। फिनोटाइप, फिनोटाइप कैरेक्टर क्या होता है? फिनोटाइप कैरेक्टर जो होते हैं बेटा, एक्सटर्नल अपेयरेंस। व्हिच कैरेक्टर क्या होता है? एक्सटर्नल अपेयरेंस होते हैं ऐसे कैरेक्टर जो बाहर से देख करके हम उनको पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप कैरेक्टर। एक्सटर्नल अपेयरेंस कैरेक्टर इज कॉल्ड फिनोटाइप। जैसे हम कह दें एक कैपिटल टी है और ये क्या है? स्मॉल टी। तो कैपिटल टी प्लांट की लंबाई को बता रहा है, स्मॉल टी डॉर्फनेस को बता रहा है। तो पौधे का लंबापन बौनेपन पर डोमिनेंट है, तो बाहर से देखने पर हमको ये क्या लग रहा है? डोमिनेंट लग रहा है। तो बाहर से देखकर हम पहचान लिए ना, जीन के आधार पर नहीं। जैसे कैपिटल टी, ये क्या है? प्योर टाल है, ये भी टाल है, लेकिन हम प्योर टाल बाहर से कह सकते हैं, फिनोटाइप कैरेक्टर के आधार पर कह सकते हैं, जीनोटाइप कैरेक्टर के आधार पर नहीं कह सकते, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये बाहर से हमको दिखता है कि रेड फ्लावर है, या सीड को ले तो राउंडेड है, ये क्या कहलाते हैं? फिनोटाइप कैरेक्टर कहलाते हैं, जो कि बाहर से देखकर हम पहचान ले कि पौधा लंबा है, कि बौना है, कि रोगी है, कि रेड फ्लावर है। ये अलग बात है उसके अंदर कई प्रकार के जीन हो, लेकिन जो बाहर से हमें दिखाई देगा वही कैरेक्टर क्या कहलाएगा? फिनोटाइप कहलाएगा। अब पांचवा आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप देखिए बच्चों, ऐसे कैरेक्टर जो कि हम जीन की स्टडी के बाद हम आइडेंटिफाई कर पाए या बता पाए, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। मतलब इंटरनल स्टडी, हम जीन की इंटरनल स्टडी करें, जीन की स्टडी करके आइडेंटिफाई करें, दिस टाइप ऑफ प्लांट हैव दिस कैरेक्टर। मतलब ये पौधा किस प्रकार का लक्षण रखता है, तब हम बता पाए। थोड़ी देर के लिए मानिए कैपिटल टी प्योर टाल प्लांट है, और ये क्या है? प्योर डॉर्फ प्लांट है। इस प्रकार हमारे पास कितने? 4 कैरेक्टर बनेंगे। ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या बनेगी? कैपिटल टी। तो ये 4 ऑफ स्प्रिंग बन रहे हैं। अगर फिनोटाइप की बात करें तो बाहर से ये सभी क्या है? टॉल है, डोमिनेंट है। अगर इनकी जीन की स्टडी करें तो ये क्या है? डोमिनेंट लेकिन बट कैरियर कहे जाएंगे, डोमिनेंट है लेकिन अगली पीढ़ी में अपने पेरेंटल कैरेक्टर को लेकर के जाएंगे, ये कैरेक्टर को लेकर के जाएंगे। तो ये क्या हो गया? जीनोटाइप कैरेक्टर। अब इसके बाद जैसे होमोजाइगस कैरेक्टर, होमोजाइगस में क्या होता है बेटा? जब 2 जीन इक्वल फेज में हो। बहुत आसान भाषा में समझिए, किताबी लैंग्वेज को थोड़ा रोकिए। जब 2 जो जीन होते हैं इक्वल फेजेस में हो, जैसे सपोज दैट कैपिटल टी,
ये होमोजाइगस है, दोनों इक्वल डोमिनेंट हैं, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं और दोनों को हम कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं। ये कैपिटल आर ये क्या है, होमोजाइगस है। स्मॉल आर ये रेसेसिव है, लेकिन फेज क्या है इनकी, रेसेसिव की दोनों की है, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। तो कैपिटल वाई ये क्या है, होमोजाइगस है। अब इसके अगेंस्ट आता है एक हेट्रोजाइगस। कौन सी कंडीशन आती है, 7 आती है हेट्रोजाइगस। देखिए बच्चों, होमो का मतलब होता है इक्वल और हेट्रो का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो ये होमोजाइगस हो गए, हेट्रोजाइगस मतलब दोनों जीन क्या करेंगे, डिफरेंस फेजेस रखेंगे, अर्थात वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये प्लांट के टॉलनेस को बताएगा, ये प्लांट के डॉर्फनेस को बताएगा। तो दोनों हैं और दोनों अलग अलग कैरेक्टर रखने वाले हैं, भले ही बाहर से हमें डोमिनेंट दिखे। तो ऐसे जीन को क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। जैसे मान लीजिए ये क्या है, हेट्रोजाइगस है, ये क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो ऐसे जो जीन होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। हम कह सकते हैं बच्चों, हेट्रोजाइगस और एलील एक ही है। एलील टू अपोजिट ग्रुप ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील, हेट्रोजाइगस टू अपोजिट ग्रुप ऑफ जीन इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस कंडीशन, इसको कह सकते हैं। इसके बाद एक कंडीशन आती है बैक क्रॉस, एक वर्ड है 8 में बैक क्रॉस। देखिए बैक क्रॉस में क्या है, देखिए जब इनके पेरेंटल से जो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग बन रही है, उनका जब हम क्रॉस उनके पेरेंटल कैरेक्टर से कराते हैं तो इसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। थोड़ी देर के लिए देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इनका आपने क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, इनसे कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा और इनसे कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये F1 जनरेशन कहलाई। कौन सी जनरेशन कहलाई, F1 जेनरेशन कहलाएगा। और ये 4 जो बने ऑफ स्प्रिंग बने, जब इनका सेल्फ क्रॉस करा दें, क्या करिए, सेल्फ क्रॉस करा दीजिए। अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। देखिए बच्चों ये F2 जनरेशन आ गया। कौन सी जनरेशन आ गई, F2 जनरेशन आ गई। अब देखिए जब इनका बैक क्रॉस हुआ, इनके पेरेंट्स से जब इनका क्रॉस करा दिया जाए, जो ये प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इनसे छोड़कर इनसे कराइए। ये देखिए इनसे करा दीजिए या इनसे करा दीजिए। ये दोनों जो ये कैरेक्टर हैं इनको हटाइए, इनको हटा दीजिए। ये और ये डोमिनेंट बट कैरियर है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और जो इसका रिसेसिव पेरेंट है या इसका डोमिनेंट पेरेंट से जब क्रॉस कराते हैं तो ये क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। अर्थात इनके पूर्वज के कैरेक्टर से जब क्रॉस कराते हैं तो उसे हम क्या कहा करते हैं, बैक क्रॉस कहा करते हैं। अब इसके बाद आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। 9 पे आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो इसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। या जब पौधे के किसी एक लक्षण के विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं तो उन्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं। जैसे आपने कैपिटल टी प्योर टाल लिया और दूसरा क्या लिया, स्मॉल टी क्या लिया, प्योर डॉर्फ लिया, बोना लिया। तो एक कैरेक्टर का अपोजिट कैरेक्टर, ये देखिए बच्चों ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये क्या उसका रिसेसिव कैरेक्टर, तो उसके अपोजिट है ना, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले रहे हैं। तो उसके विपरीत कैरेक्टर को ध्यान में रखकर या लेकर के जब क्रॉस कराते हैं
इसी को हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं। फिर इसके बाद आता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद आता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को रख करके आप क्रॉस कराते हैं। दो विपरीत लक्षणों के विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर, मतलब एक कैपिटल आर, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई कैपिटल, ये राउंड येलो कैरेक्टर है। इसके विपरीत क्या ले लीजिए, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। स्मॉल आर से रिंकेल्ड मीन्स झुर्रीदार और स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन। टू पेयर ऑफ अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ले रहे हैं, दो विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब होता है, डी आई का मतलब दो, MONO मोनो का मतलब क्या होगा, एक। फिर इसके बाद आता है 11 नंबर पे डोमिनेंट। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, ऐसे कैरेक्टर जो कि पहली पीढ़ी में ही अपने कैरेक्टर को प्रदर्शित कर ले जाते हैं या एक्सप्रेस कर ले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। या यूं कहिए ऐसे लक्षण जो अपने लक्षणों को तो एक्सप्रेस कर देते हैं या कर ले जाते हैं, लेकिन दूसरे प्लांट है या दूसरे जीन के कैरेक्टर को यह प्रदर्शित नहीं होने देते हैं, अर्थात उनके कैरेक्टर को डिप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। अगला आता है रिसेसिव। रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, जो पहली पीढ़ी में या F1 पीढ़ी में क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं या उनके कैरेक्टर को प्रदर्शित नहीं होने दिया जाता है, ऐसे लक्षण को रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। या यूं कह लीजिए ऐसे लक्षण जो कि दूसरे डोमिनेंट जीन के द्वारा उनके लक्षणों को प्रदर्शित नहीं होने देते हैं या दबा दिया जाता है, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते उन्हीं को हम रिसेसिव कहते हैं। अब 13 पे देखिए F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या है, जो पहली पीढ़ी में क्रॉस कराया जाता है, सबसे पहले पेरेंटल कैरेक्टर उसकी ऑफस्प्रिंग में जाता है, जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर, रेड फ्लावर का और एक व्हाइट फ्लावर का, ये व्हाइट फ्लावर है और ये क्या है, रेड फ्लावर। जब इनका क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर और ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। तो देखिए ये जो कहलाएगा F1 जनरेशन, क्या कहलाएगा, F1 जनरेशन कहलाएगा, या इसको हम क्या कह लें, पहली पीढ़ी कहलाएगा। यहीं पर 14 नंबर पर देखिए जब F2 जनरेशन होता है तब क्या होता है, F2 जनरेशन में क्या होता है, ये पहली पीढ़ी का सेल्फ क्रॉस करा देते हैं। ये देखिए इनका जब कराएंगे तो कैपिटल आर इनका कराइए, कैपिटल आर स्मॉल आर इनका करा दीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इनसे कराएंगे कैपिटल स्मॉल आर। तो देखिए इस प्रकार की जो चार ऑफ स्प्रिंग बन रही है, ऑफ स्प्रिंग, ये प्योर डोमिनेंट, और ये जो स्टार लगा रहा हूं ये क्या है, डोमिनेंट बट कैरियर, और ये क्या है, प्योर रिसेसिव। इस पीढ़ी को क्या कहते हैं, F2 जनरेशन। क्या कहते हैं, F2 जनरेशन। तो देखिए बच्चों इस प्रकार कुछ हमने जो जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी थी उसको मैंने बताया है, और इनका उपयोग हर क्लास में हम लोग किया करेंगे, इसलिए इस वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देख लीजिएगा, और जिस प्रकार हमने उदाहरण दिया है
उस प्रकार आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर जेनेटिक में आप उनके टर्म को आप अच्छे से जान गए कि इसकी मीन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो जेनेटिक आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली बच्चों, बहुत ही आसान होने वाली है। जितना आप जानते हैं चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान होने वाली है। लेकिन अगर इन टर्म को आप अगर नहीं ध्यान दिए, सोचेंगे कि नहीं मैं डायरेक्ट थ्योरी पढ़ूंगा, इन टर्म से क्या मतलब है, तो आप जेनेटिक नहीं सीख पाएंगे। और नहीं शब्द कुछ नहीं होता है, सभी के लिए पॉजिटिव शब्द सोचिए और पॉजिटिव रहिए। शुड बी थिंक गुड एंड ऑब्टेन गुड रिजल्ट। ओके बच्चों, तो अब फिर मैं विदा लेता हूं आपसे। बच्चों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमारे YouTube के साथ। कोई भी समस्या है आप हमसे पढ़ाई संबंधी समस्या को शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।